Hello friends, welcome back to my channel. My name is Priyanku and in this video I am going to share a few tips and strategies which helped me to secure an exemption in corporate and other laws, that is 62 marks. Now without further wasting any time, let's move to the main content of the video. द फर्स्ट टिप इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. अभी मैं जो भी टिप्स आपको बताने वाली हूँ उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा. तो सबसे पहला टिप है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को आंसर करने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस सेक्शन या प्रोविजन से रिलेट करता है. तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे प्रोविजन सारे सेक्शंस पता हैं. आपको बल्कि ये भी पता है कि जब लॉ मेकर वो लॉ या सेक्शन को फ्रेम कर रहे थे देन व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन इन देयर माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं जो भी यूट्यूब में अवेलेबल हैं. बहुत सारे जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है यूट्यूब में. सबसे पहला जो चैनल आप फॉलो कर सकते हैं वो है सीए शुभम सिंघल सर के रिवीजन लेक्चर्स एज वेल एज उनके रैपिड रिवीजन क्वेश्चन बैंक. उन्होंने दोनों ही टाइप के चीज़ों को डिस्कस किया है. एक रिवीजन भी करवाया है बहुत ही अच्छे तरीके से एंड सेकेंडली उन्होंने क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया है चैप्टर वाइज, जिससे आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होंगी. बट सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर अच्छे से पता है. सो द सेकेंड स्टेप या फिर जो सेकेंड टिप है वो है रिविजन. तो आफ्टर अक्वायरिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द चैप्टर्स प्रोविजंस एंड सेक्शन आपको मूव करना है रिविजन की तरफ. तो अब मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने रिवीजन को प्लान किया था एज वेल एज एग्जीक्यूट किया था. तो फॉर एग्जाम्पल आपने आज डिसाइड किया है कि आप शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे. तो आप आज उसको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर लीजिए. फर्स्ट टाइम रिवीजन में टाइम ज़्यादा लगता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है. तो आपको फर्स्ट टाइम रिवाइज कर लेना है एंड देन वही सेम कॉन्सेप्ट सेम प्रोविजंस को आपको नेक्स्ट डे पिक करना है एंड देन आपको उसको अगेन रिवाइज करना है. बट आपको उसको नेक्स्ट डे पिक करके रिवाइज करना ही पड़ेगा. देन आफ्टर दैट यू विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोविजंस एंड सेक्शंस जो आपको रिवाइज करना है. रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन जब आप करते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपके माइंड में धीरे धीरे रिटेन होते जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी एबल टू राइट क्वालिटी आंसर्स इन योर एग्जामिनेशन. तो रेपिटेटिव रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको रेपिटेटिव रिवीजन करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है. ऐसा नहीं करना है कि आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं देन आप अपने माइंड को प्रेशर दे रहे हैं कि मुझे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सारे प्रोविजन याद होने चाहिए. आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए. धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट सारे कीवर्ड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लगेंगे एज वेल एज आपके माइंड में रिटेन भी हो जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. तो लॉ के केस में आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है. नाउ द थर्ड टिप और द थर्ड स्टेप इज क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको आफ्टर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अक्वायर करने के बाद एज वेल एज क्यूमुलेटिव रिवीजन को करने के बाद आपको क्वेश्चंस को पिक करना है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं एक हैक बताने वाली हूँ जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप क्वालिटी आंसर्स अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के केस में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि वो क्या डायरेक्टली आपको प्रोविजन से क्वेश्चन को पूछा जाएगा. तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए. सो आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि आपने कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पिक किया देन आप उसको बहुत ही केयरफुली रीड करेंगे फर्स्ट टाइम. उसके बाद आप अपने माइंड में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए एंड आप ये असर्टेन करिए कि अगर ये सेम क्वेश्चन मेरे एग्जाम्स में अगर मुझे पूछा जाएगा देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड थॉट्स विच आई विल फॉलो टू राइट द आंसर. तो आपको फिर एक कॉपी में आप उसको उस सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स को लिखने का ट्राई करिए. ये प्रोसेस करने के बाद देन आप आपने जो भी क्वेश्चन लिखा है उसको आप सजेस्टेड से मैच करने का ट्राई करिए. अगर आपका सजेस्टेड से मैच हो जाता है देन वेल एंड गुड, और अगर कुछ भी थोड़ा सा डेफिशिएंसी रह जाता है देन आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे.
जो भी क्वेश्चन के आंसर को करने के टाइम में आपको डेफिशिएंसी मिलता है, देन आप उस स्पेसिफिक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को मार्क करके रख लीजिए फॉर योर सब्सिक्वेंट रिवीजन। एंड जो भी नेक्स्ट रिवीजन करते रहेंगे, आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए एंड उस क्वेश्चन को आप राइटिंग में प्रैक्टिस करिए। राइटिंग प्रैक्टिस ये एक स्किल होता है, आपको एक ऐसा स्किल डेवलप करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देन आप किस सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स या स्टेप्स में आप उस आंसर को अच्छे से फ्रेम करके आप लिख करके आ सकते हैं। आपको क्वेश्चंस को मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट डे के रिवीजन में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ रहता है। तो आपको अगर टाइम को सेव करना है एंड आपका टारगेट है कि आप जो है वो सारे क्वेश्चंस को या फिर आप क्वालिटी क्वेश्चंस को देख करके जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो स्कोप ऑफ एरिया है उनको बहुत ही डिक्रीज करें। मतलब कि आपको जो लास्ट डे रिवाइज करना है, आपके पास बहुत ही कम एंड रेलेवेंट मटेरियल बचा हुआ हो जिसे ही आपको रिवाइज करना है, तो आप ओवर बर्डनड फील ना करें। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनका नंबर को रिड्यूस करें, जो सिर्फ आपको लास्ट डे रिवीजन में रिवाइज करके जाना है। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक टिप फॉर अदर लॉज। तो अदर लॉज में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला है जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, LLP एक्ट एंड फेमा एक्ट। तो फेमा एक्ट बहुत ही लॉजिकल एक्ट है, वो मोस्टली स्टूडेंट्स को उनमें प्रॉब्लम नहीं आते हैं। बात रहा जनरल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जनरल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो फिर भी थ्योरेटिकल के बावजूद भी आपको इसे कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप 100% सिलेबस कवर करके जाएंगे देन यू कैन टारगेट फॉर द एग्जामिनेशन इन योर एग्जामिनेशन। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एंड जनरल क्लॉज एक्ट का ये टिप है कि आप फर्स्ट टाइम उन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ें और उनका शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लीजिए। एंड लास्ट रिविजन में सिर्फ आप उन शॉर्ट नोट्स से ही अपने स्टडीज़ को करिए। एग्जाम में इन एक्ट से बहुत ही अच्छा खासा वेटेज का क्वेश्चंस आता है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर आप 100% स्कोर भी ना कर पाएं, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट द आंसर ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। सो आपको इग्नोर नहीं करना है अदर लॉज के को भी, आपको इनको प्रिपेयर करते हुए चलना है। अब बात आता है स्पेसिफिक टिप फॉर लर्निंग सेक्शंस एंड पेनल्टीज। तो सेक्शंस एंड पेनल्टीज में का यही टिप है कि कंपनीज एक्ट का जितने भी सेक्शन नंबर है वो आपको याद होने चाहिए, एंड ये आपको याद हो जाते हैं क्यूमुलेटिव रिवीजन करते करते, आपको पता भी नहीं चलता। बट पेनल्टीज का केस में मैं ये बोलूंगी कि आप पेनल्टी के केस में थोड़ा स्मार्ट स्टडी करिए। पेनल्टीज आप सिर्फ वही वाले चैप्टर्स के लर्न कीजिए। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड के चैप्टर के पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के पेनल्टीज भी इंपॉर्टेंट है। और आप क्वेश्चन बैंक में ये चीज ढूंढिए कि किस क्वेश्चन में पेनल्टीज आते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेनल्टीज पूछे गए आप बस उन्हीं स्पेसिफिक पेनल्टीज को लर्न कर लीजिए। अदर लॉज के केस में आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, बट पेनल्टीज जो है वो कंपनीज एक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बस वही पेनल्टीज के ऊपर फोकस करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। और रहा बात फॉर्म नंबर्स का, तो फॉर्म नंबर जो है वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट है एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। एंड आप अगर क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाएंगे देन आपको मोस्टली जो है वो फॉर्म नंबर्स एज वेल एज सेक्शन जो भी कंपनीज एक्ट के हैं वो आपको धीरे धीरे मेमोराइज होते जाएंगे। नाउ इट इज द टिप फॉर MCQ। तो MCQ आपसे सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम में, बट इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना, जितने भी कॉन्सेप्ट जितने भी प्रोविजन है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन यू विल बी एबल टू क्रैक द MCQ पार्ट इन योर एग्जामिनेशन। तो MCQ का बस यही ट्रिक है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर एग्जाम स्पेसिफिक टिप। तो जनवरी 25 का जो लॉ का पेपर आया था वो थोड़ा लेंदी था। लेंदी का मतलब ये कि क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे। तो आपको क्वेश्चन के लेंथ को देख करके पैनिक नहीं करना है, आपको अपने माइंड को कूल डाउन करना है, काम डाउन करना है। एंड आपको बस ये चीज़ सोचना है कि ये जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो दैट दे आर ट्राइंग टू स्केयर यू। तो आपको ज़रा सा भी डरना नहीं, आपको काम माइंड हो करके आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ईजिली। So these were all the tips and strategies which helped me to secure an exemption in law. If you find this video helpful, then please like this video, subscribe to my channel and share with all your friends. Thank you.